7 जून 2024 निफ्टी 50 30 मिनट चार्ट के अंदर फास्ट कैंडल जैसे ही इस जगह पे क्लोज हुआ तो मुझे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक बहुत ही शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा था। और ये क्यों दिख रहा था वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन क्योंकि एक 30 मिनट का चार्ट है और मुझे इसको ट्रेड करना था इंट्राडे के अंदर, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो मैं इस 30 मिनट के साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम इसमें कंबाइन कर लिया। और अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इंट्राडे के अंदर ज्यादातर 30 मिनट के साथ 5 मिनट का कॉम्बिनेशन में ही ट्रेड करता हूं। तो वो सब कुछ मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस था इसके अंदर, जो ट्रेडर्स का साइकोलॉजी था, उसको मैं आपको पहले समझाऊंगा कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया इस जगह पे बाय करने का। फिर उसके बाद मैं ट्रेड को किस तरह मैनेज किया जब तक ना मेरा एग्जिट हो गया, वो कंप्लीट इन डिटेल्स के साथ आपको समझाते हुए जाऊंगा। तो वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, और विथ प्रैक्टिकल चार्ट जिस तरह चलते हुए जा रहा था मेरे सामने, उसी तरह मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और उसी तरह आपके सामने ये कैंडल आते हुए जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस को समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा इस जगह पे बाइंग सिग्नल मिला है, लेकिन इस जगह का प्राइस एक्शन को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस एक सुपर फास्ट स्पीड से ऊपर आया था, मतलब बायर जो है वो यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर लेके आया था। फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, इस जगह पे आया, इस एरिया में हाई बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये एक शोल्डर, यहाँ पे एक शोल्डर, मतलब ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक राइट शोल्डर, ये एक हेड। तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसको ये ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद प्राइस ये नीचे आ गया, और नीचे आके आप देखोगे जहां से प्राइस स्ट्रॉन्ग ऊपर खींचा गया था उसी जगह पे ये सपोर्ट लेना शुरू किया, मतलब बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो रहा था। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो एक नेकलाइन बनाया था वहां से एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूं, ताकि आगे जाके इसी रेफरेंस पॉइंट को मैं आपको दिखा पाऊं। तो यहां से मैं एक नेक लाइन लगा दिया। तो अभी आप देखिएगा इस टाइम जब प्राइस इस जगह पे सपोर्ट ले रहा था, तो उसके बाद तो जो इलेक्शन है उसका एग्जिट पुल आया, और एग्जिट पुल में बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा था, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही बहुत ज्यादा सीटों से यहाँ पे जीतने जा रहा है। इस चीज का एग्जिट पुल हमें हर एक चैनल में दिखाया जा रहा था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, अगले दिन मार्केट बहुत पॉजिटिव हो गया, और आप देखोगे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था उससे भी ऊपर जाके प्राइस यहाँ पे क्लोज किया। फिर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, बहुत ही शार्प नीचे आया, लेकिन जो नीचे आया आप देखोगे उसी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ऊपर आके ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये धीरे 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 फिर से ऊपर जाना शुरू किया। फिर अगले दिन जब एक्चुअल रिजल्ट आने का टाइम आया तो जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब एग्जिट पुल के जो एक्सपेक्टेशन था उसको वो मीट नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ, मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया और प्राइस स्पीड से नीचे गिरना शुरू किया। लेकिन आप देखोगे जिस जगह से ये प्राइस सपोर्ट लेना शुरू किया उसी एरिया में आके यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट लिया, और इसी एरिया में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्कैल्पिंग किया था अपसाइड के लिए, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा था कि प्राइस इतना स्पीड से और इतना ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो इस जगह पे जो बायर खड़ा हुआ था यहाँ पे वो जरूर एक बार यहाँ पे सपोर्ट देगा। तो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग किया। स्कैल्पिंग मतलब 1 मिनट का अंदर जाके यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड किया था, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रहा था तो मुझे लगा कि मैं तुरंत घुसूंगा तुरंत निकल जाऊंगा, इसीलिए मैं स्कैल्पिंग को ज्यादा प्रेफर किया था। उसके बाद आप देखोगे प्राइस बहुत स्पीड से और नीचे आया। फिर क्या होता है, प्राइस धीरे धीरे ये ऊपर आना शुरू किया, और जो लो बना रहा था यहाँ पे, जो लो हो रहा था वो हायर लो बनते हुए जा रहा था। और देखिएगा जैसे ये ऊपर जा रहा था तो जो ट्रेडर्स है उनका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था तो प्राइस ऊपर आते वक्त इसी जगह पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताएगा और नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्राइस फिर इसको तोड़ देता है और इसका जो अपर लाइन आ रहा था उसको भी तोड़ के ऊपर आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस और ऊपर आता है, और हमारा जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था उसी नेक लाइन को आप देखोगे ये टच किया और रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, और 7 जून फास्ट ये कैंडल ओपन होता है, मतलब फास्ट कैंडल ही ओपन होता है और इसी एरिया में ओपन हो जाता है। और यही चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साबित हुआ, क्योंकि देखिए अगर ये जो कैंडल ओपन अगर
गैप अप हो जाता तो मेरे लिए उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैं बाय नहीं करता, तो मैं यहाँ पे वेट करता कि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए या फिर ये थोड़ा थ्रोबैक करके फिर कोई सिग्नल दे, तब जाकर मैं बाय करूंगा। लेकिन यहीं पे ओपन हुआ, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर के कंट्रोल के साथ ये जो हाई बनाया था यहाँ पे स्विंग हाई, उसके ऊपर जाके क्लोज किया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन हमें मिल रहा था, क्योंकि प्राइस के ऊपर पहले से ही बायर कंट्रोल करते हुए आ रहा था। और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाने के बाद भी प्राइस फिर भी बायर कंट्रोल करके इसके ऊपर आके क्लोज किया, तो यहां से चांस है कि प्राइस और थोड़ा ऊपर जाएगा, और इसी चीज का फायदा उठा के हमें यहाँ पे इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है। तो आपको पता है कि ये 30 मिनट चार्ट है, तो मैं 30 मिनट के साथ 5 मिनट का कॉम्बिनेशन करता हूं। मतलब अगर मैं 30 मिनट में एनालिसिस करता हूं तो मुझे ट्रेड को मैनेज करना है 5 मिनट में जाके। मतलब यहाँ पे मेरा बाइंग जो सिग्नल है वो मिल गया, तो मुझे अभी इसको मैनेज करने के लिए 5 मिनट में जाना है। लेकिन उससे पहले इसी टाइम फ्रेम के अंदर मुझे एक टारगेट पॉइंट भी डिसाइड कर लेना है, और वो मैं कैसे करता हूं आपको पता है कि मैं प्राइस एक्शन से ही एक टारगेट पॉइंट को निकाल लेता हूं। तो प्राइस एक्शन से आप देखोगे प्राइस इस जगह पे ओपन होने के बाद शार्प नीचे आया, और उसी के आसपास एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, और थोड़ा प्रीवियस प्राइस एक्शन देखोगे तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनाया उसका हाई भी यहाँ पे है। तो उसी एरिया के आसपास में एक ट्रेल लाइन खींचूंगा और वहां पे मेरा जो टारगेट है उसको सेट करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस हाई के आसपास से खींचा, जहां पे ये सपोर्ट लिया और इस जगह पे ओपन होने के बाद शार्प नीचे आया। तो प्राइस अगर ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है तो इस जगह पे जरूर एक बार ये रुकेगा, रुकने के बाद हो सकता है फिर से नीचे आए, या फिर रुकने के बाद थोड़ा ये और ऊपर जा सकते हैं, वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे रुकने का चांस है, अभी फिलहाल हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लिया, और हमारा एंट्री कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे। तो अभी इसको मैनेज करने के लिए हमें चले जाना है 5 मिनट के अंदर। तो मैं इस चार्ट को 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, और वहां पे जाकर मैं आपको समझाता हूं कि मैंने किस तरह इस चार्ट को मैनेज किया था, मतलब इस ट्रेड को मैनेज किया था। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बन रहा है अभी, इसके हिसाब हमें एक एनालिसिस करना है कि यहाँ पे बाय किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये हाई बनाया, थोड़ा ये नीचे आया, टाइम बिताने के बाद सुपर बायर कंट्रोल के साथ ये एक ब्रेकडाउन हुआ, इस हाई का ब्रेकडाउन हुआ, और अभी फिलहाल जो 2-3 कैंडल यहाँ पे बना हुआ है वो भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, मतलब जो बायर है उसका कंट्रोल में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे बाय किया जा सकता है, तो हमारा बाइंग एंट्री यहाँ पे हो जाता है। लेकिन हमें एक स्टॉप लॉस भी रखना होगा, तो स्टॉप लॉस के लिए हमें थोड़ा नीचे आना होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एरिया में ये रहेगा फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में कुछ पता नहीं है तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट को देख सकते। यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप क्या है, मतलब पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर प्राइस नीचे आएगा यहाँ से तो इस फेयर वैल्यू गैप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने का चांस है। तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है इस फेयर वैल्यू गैप पे थोड़ा नीचे ही रखना है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे आया था वो आया था इस फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा नीचे, इस जगह पे मैंने स्टॉप लॉस को रख दिया था, और हमारा टारगेट पॉइंट भी यहाँ तक आ रहा था। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें यहीं पे निकलना है, ये जो टारगेट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पे निकलना है। हम 30 मिनट में जाके देख लिया कि यहाँ पे रुकने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन इस 5 मिनट के अंदर जैसे जैसे कैंडल बनते हुए जाएगा हमें हमारा ट्रेड को मैनेज करते हुए जाना है, और जब प्राइस इस जगह पे आएगा उस टाइम हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे क्या करना है। तो आगे हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन में इस जगह पे क्या हुआ था और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या डिसीजन लिया था। तो इस जगह पे आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे जो हाई बना के नीचे आया था उसको भी क्रॉस करके क्लोज करता है। तो ऐसा केस में हमारा जो एसएल है उसको ट्रेल करना होगा, क्योंकि देखिए अगर हम हमारे एसएल को यहीं पे परे रहने देते हैं तो हो सकता है कि प्राइस ये ऊपर जाए और हमारा जो ये टारगेट एरिया उसे टच किए बिना ही शार्प फॉलिंग दिखा दे, तो जो हमारा एसएल है वो आके हिट हो जाएगा। तो हमारे डायरेक्शन में प्राइस जाने के बावजूद भी हमें यहाँ पे लॉस को बुक करना होगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें प्राइस एक्शन को पढ़ते रहना है, और साथ ही साथ जो एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको ट्रेल करते रहना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस हाई को ये ब्रेक करता है, इस हाई को ये ब्रेक करके ये क्लोज हो जाता है। तो हमारा जो एसएल है इसको हमें ट्रेल करके इस जगह पे रखना है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो ये प्रोटेक्ट करेगा। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो जो बायर है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस जगह पे एक सेफ एसएल अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से सही रहेगा। तो आगे क्या होता है फिर हम देख लेते हैं। अभी आप देखोगे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, और इस बार भी आप देखोगे यहाँ पे
ये जो हाई यहाँ पे बनाया था इस तरह का एक लाइन मैंने खींच दूँ तो इसको भी ये ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेक किया तो हमारा जो एसएल है ये भी ट्रेल कर लेना होगा और यहाँ पे एक सेफ प्लेस होगा, क्योंकि इसको ये ब्रेक किया तो प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो एक सेफ प्लेस होगा। फिर आगे क्या होता है देख लेते हैं। तो इस जगह पे फिर से आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है और यहाँ पे जो थोड़ा टाइम बिताया उस जगह से मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दूँ इस तरह का, तो आप देखोगे उसको भी ये ब्रेक कर रहा है। तो हमारा जो एसएल है ये और थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे रख दूंगा मैं। और ये इतना नज़दीक नहीं लाना है, थोड़ा नीचे रखना है, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल बना हुआ है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे जितना स्ट्रांग बना है, यहाँ पे जितना स्ट्रांग बन रहा था वो छोटा बनना शुरू हो गया। तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये हम इतना नजदीक नहीं ला सकते, क्योंकि थोड़ा सा भी ये झटका देगा तो ये एसएल हिट हो सकता है। तो हमें थोड़ा ही ये नीचे रखना होगा। फिर ये कैंडल आप देखोगे जैसे ही इसको टच किया, इस जगह पे जैसे ही टच किया तो मैं जितने भी क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया था, इस एरिया में बाय किया था, उसका आधा क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लिया। फुल क्वांटिटी मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि इस जगह पे जो प्राइस एक्शन होते हुए आ रहा था इसमें बायर का जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि आप देखिएगा जो अपसाइड कैंडल बन रहा था वो स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन जब ये डाउन आ रहा था उतना जो सेलर है वो कंट्रोल नहीं दिखा पा रहा था। और अभी जो इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर रहा है, आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, तो मुझे लग रहा था यहाँ से और थोड़ा ये ऊपर जा सकता है। इसीलिए मैं इसको आधा क्वांटिटी बुक किया और आधा क्वांटिटी आगे का जो टारगेट आ सकता वहां पे बुक करने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा आधा क्वांटिटी बुक हो गया तो आगे कितने दूर तक जा सकता उसको भी मुझे डिसाइड करना है। इसीलिए मैं इस 5 मिनट चार्ट को फिर से 30 मिनट में लेके चला गया। तो मैं फिर से इसको 30 मिनट में लेके जाता हूँ, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक इसका टारगेट रखने पर एक अच्छा एरिया माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा प्राइस इस जगह पे आ चुका था, अभी अपसाइड और भी जाने का पोटेंशियल है, तो कहाँ तक जा सकता है, तो हमें यहाँ का प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन में लगा देता हूँ, जब प्राइस ये नीचे से ऊपर आ रहा था तो इस जगह पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन जब क्रॉस कर गया तो इस जगह पे सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर आया। तो अगर प्राइस इस जगह से ऊपर आ रहा है तो इसी जगह पे जब ये सपोर्ट ले रहा था तो इसको रेजिस्टेंस जरूर लेने की कोशिश करेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस जगह पे फाइट करने के बाद इस 30 मिनट का अंदर आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस ऊपर खींच गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा खींच गया। और अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है और उसी एरिया में अगर कोई एक सपोर्ट एरिया पहले हुआ करता था तो उस जगह पे ये रुकने का चांस बहुत ज्यादा है। तो अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है 5 मिनट के अंदर तो हमें इस एरिया में तुरंत निकल जाना है। जैसे हम इस जगह पे आधा क्वांटिटी बुक करके आधा रख दिया, लेकिन इस जगह पे हम नहीं कर सकते, इस जगह पे हमें पूरा ही निकल देना है। तो हम फिर से अभी 5 मिनट में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन वहां पे हुआ था। तो देखिए 5 मिनट के अंदर जैसे हमारा एग्जिट हो गया आधा क्वांटिटी, तो इस जो एसएल है इसको हम ये ट्रेंड लाइन के थोड़ा नीचे रख दिया और आगे का प्राइस एक्शन के लिए वेट कर रहा था। तो आगे आप देखोगे 2-3 कैंडल के बाद ही ये जो एग्जिट पॉइंट हमारा आ रहा था, मतलब टारगेट पॉइंट आ रहा था 30 मिनट के हिसाब से, उस जगह पे हिट कर गया। तो यहाँ पे आके मैं मेरा पूरा क्वांटिटी को एग्जिट कर गया। तो उसके बाद और प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो मैं वो प्राइस एक्शन में आपको दिखा देता हूँ इस जगह पे। तो इस जगह पे आप देखोगे प्राइस यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, मतलब बायर और सेलर फिर से फाइट करना शुरू किया और फिर से बायर अपना कंट्रोल में लेके प्राइस को ऊपर ले जाना शुरू किया। लेकिन मैंने कोई ट्रेड इस जगह पे नहीं किया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इतना स्ट्रेच हो जाने के बाद, मतलब बायर इतना खींच लेने के बाद और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, इस चीज़ का हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने इस जगह पे कोई और ट्रेड नहीं किया इस दिन। तो मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया। आशा करता हूँ इस प्रैक्टिकल चीज से आपको कुछ सीखने को मिला है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आप ये जो चीज बताते हैं ये हो जाने के बाद बताते हैं, ये तो कोई बता सकता है, आप लाइव आके क्यों नहीं बताते। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने कोशिश की थी कि लाइव आके आपको बताऊं, तो वहां पे क्या होता है, जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा इमोशन इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ
तो मुझे इस टाइम डिसाइड करना होगा, प्राइजेशन को पढ़ के ये ठीक करना होगा कि कहाँ पे क्या रखना है। और उसी टाइम अगर मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूँ कि इस तरह का ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरा जो इमोशन है उसको मैं ठीक से नहीं रख पाता हूँ, उसमें गड़बड़ हो जाता है और ज़्यादा टाइम मेरा जो डिसीजन है वो गलत हो जाता है। तो इसीलिए ही मैं लाइव आके आपको नहीं दिखा पाता हूँ। शायद कोई और दिखा पाता है लेकिन मेरे से नहीं हो पाता है। ऑनेस्ट कह रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पाता है, इसीलिए नहीं दिखाता हूँ। लेकिन फिर भी इस तरह का अगर आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें मैं क्या क्या किया था उस टाइम सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, उससे भी अगर आप कुछ सीखते हो तो आपके लिए बहुत ही काम करेगा। जो भी मैंने आपको सिखाया, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप प्रैक्टिकल चार्ट में जाके देखिए। जब आपके सामने चार्ट बनेगा उसको अप्लाई करके देखिए। अगर काम ना करे तो मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताना कि ये काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर टाइम काम करेगा। देखिए टेक्निकल एनालिसिस 100% काम करेगा ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको दिखाई देगा ये काम कर रहा है। फिर भी मैं आगे जाके ट्राई करूंगा, उस चीज को प्रैक्टिस करूंगा कि किस तरह मैं लाइव मार्केट में आपको इस तरह बता सकूं। अगर ऐसा मैं कर पा रहा हूं तो उसका भी वीडियो में लाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको और भी चाहिए, मैं इससे पहले भी बहुत सारे इस तरह का वीडियो बनाया हुआ हूं, उसका एक प्लेलिस्ट भी है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लग रहा है कि इस तरह मैं आपको समझा दूं कि मैं जिसमें ट्रेड किया था क्यों किया था, तो कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू लिख दीजिए। अगर ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो इस सीरीज को भी हम चालू रखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।